चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड कैसे हो सब लोग? आफ्टरनून सर। मैं सबकी सबकी वॉइस म्यूट कर रहा हूँ, सिर्फ पलक को छोड़कर। यदि कोई भी इशू आ रहा है तो पलक आप मेरे को बता देना। ओके सर। मेरे पास कनेक्ट है पलक, दिव्या, हर्ष, लाइबा और रूपम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। देखो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने डिस्कस किया था बेसिकली पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा। उससे पहले हमने स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने कल डिस्कस किया था 5 फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। पहला फॉर्म होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड फॉर्म है आपका पार्टनरशिप, थर्ड फॉर्म है आपका HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फोर्थ फॉर्म है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम 12th में इसको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, और फिफ्थ फॉर्म है आपका कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जिसमें आपका एक अकेला सिंगल ओनर होता है बिजनेस का। सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 12th के अंदर हमको पार्टनरशिप, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्लास 12th के अंदर पढ़ना है। अब बात करता हूँ अभी सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इसके अंदर हम 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है ना? ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम ट्रांसफर करते थे P&L अकाउंट के अंदर। P&L अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे, कैपिटल में ऐड करते थे या माइनस करते थे, जिससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। बात क्लियर है इतना? अब देखिए, अब हम जो पार्टनरशिप की जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इसके अंदर भी सेम ट्रेडिंग अकाउंट है, सेम P&L अकाउंट है, बस एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्स्ट्रा हो रहा है। फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। मतलब समझते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पार्टनरशिप अकाउंट के 4 चीजें बनाई जाएंगी। पहला है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फोर्थ एज यूजुअल हमारी क्या होगी, बैलेंस शीट। फोर्थ है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को आइडेंटिफाई करना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इतना तो आपने 11th में पढ़ा होगा। लेकिन जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये वाला अकाउंट, ये सिर्फ पार्टनरशिप के केस में बनाया जाता है। अल्टीमेटली इस अकाउंट का पर्पस होता है पार्टनर को जो भी हम एप्रोप्रिएशन देते हैं, मतलब कि पार्टनर को जो भी हम इधर सैलरी दे रहे हैं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
तो कोई भी रेम्यूनरेशन या कोई भी कमीशन, हम कुछ भी चीज सिर्फ रेंट को छोड़कर पार्टनर को दे रहे हैं, वो सब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कवर होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है क्या आपको नहीं पता? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है ये भी नहीं पता, और जो भी सैलरी होती है वो भी नहीं पता। मैं आपको एक एक करके हर एक आइटम का इंट्रोडक्शन लूंगा बाद में। आज मैं जो क्या लूंगा क्लास के अंदर, आज हम बेसिकली पार्टनरशिप का मीनिंग समझेंगे और पार्टनरशिप डीड के बारे में अपन समझेंगे। पार्टनरशिप के मीनिंग में हम उसकी पूरी डेफिनेशन कवर करेंगे, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट कवर करेंगे आज हम, और साथ ही साथ हम कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं बस 2 मिनट और थोड़ा सा कल का रिवाइज करवाते फिर कंटिन्यू करता हूँ आज की क्लास। आज की क्लास आपकी 6:15 तक रहेगी, बाकी कल से 5 to 6:30, 5 to 6:15 रहेगी आपकी क्लास। चलो, कल हमने एक बात और करी थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात समझते हैं। मैंने कल ये कहा था कि पी एंड एल अकाउंट आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या होता है मैं एक बार और दोबारा बता दूं, और जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है भले ही नुकसान हो तब भी हमें ये खर्चे का एक्सपेंस बियर करना होगा। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया था, फिर मैंने क्या किया था पी एंड एल अकाउंट बनाया था। पी एंड एल अकाउंट में मेरा 50 लाख का लॉसेस निकल गया, फिर 50,000 का मेरा क्या निकला था नेट लॉस निकल गया था। तो मैंने क्या करा, उस नेट लॉस को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर करा। देन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया करे थे। क्यों नहीं करे थे? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं था। तो बात समझिए दोबारा, हम कैसे सीक्वेंस में बनाते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी बैलेंस आ रहा है उस बैलेंस को हम पी एंड एल अकाउंट पे लेके जाएंगे, जिससे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकल गया। फिर हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे लेके जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो भी लास्ट बैलेंस आ रहा है इसको बोलेंगे अपन नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। मतलब कि सारे खर्चे करने के बाद अल्टीमेटली जो फाइनल जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है, अब हम इस बैलेंस को उठा के कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में। इतनी बात क्लियर है? अभी हम इसको और स्टडी करेंगे थोड़ा सा और। अभी हम थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं इसकी। पहले तो मैं स्टार्ट करता हूं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है, सपोज करिए मैं हुआ, अलग हुई या अदिति हुई, हम तीनों ने क्या करा, एक पार्टनरशिप फॉर्म करने की सोची। हम तीनों एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। हम तीनों ने सोचा कि हम तीनों एक शू बिजनेस ओपन करेंगे। ठीक है ना? मैं आपको तो एग्जांपल लिखता जा रहा हूँ हलचल, इसको उठाओ। समझिए, दिव्यांशु, पलक, अदिति, हम 3 पार्टनर हैं। हम तीनों की इच्छा है कि हम क्या करें, एक बिजनेस ओपन करें। वो बिजनेस है शूज बिजनेस। तीनों को ही शूज बिजनेस का एक्सपोजर काफी अच्छा था। ठीक है, शूज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें 25 लाख रुपीस की जरूरत थी, जिसमें से पलक और अदिति ने 5 लाख का कंट्रीब्यूशन कर दिया। सॉरी, 30 लाख की जरूरत थी हमें, 5 लाख का कंट्रीब्यूशन पलक ने कर दिया, 5 लाख का अदिति ने कर दिया, और जो भी रिमेनिंग है 20 लाख वो मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया। हमने क्या करा, 30 लाख रुपए कैपिटल हो गई हमारी टोटल।
हम तीनों ने क्या करा, हम तीनों का मन था एक बिजनेस ओपन करने का। उस बिजनेस का नाम है पलक शूज भंडार, ये बिजनेस नेम है। हम तीनों ने क्या करा, एक बिजनेस खोला, उस बिजनेस का नेम रख दिया पलक शूज भंडार, जिसमें मैं, पलक, अदिति, हम तीनों को ने पार्टनर। चेक करते पहले एक बार पार्टनरशिप के क्राइटेरिया को। पार्टनरशिप का क्राइटेरिया क्या कहता है, पहली कंडीशन क्या है पार्टनरशिप होने के लिए, मोर देन 1 पर्सन। क्या एक से ज्यादा इंसान है जो काम कर रहे हैं बिजनेस में? जी हाँ। कितने इंसान है? 3, दिव्यांशु, पलक और अदिति। 3 पर्सन तो मतलब मोर देन 1 पर्सन का क्राइटेरिया पूरा हो गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई। प्लस सेकंड कंडीशन देखिए, क्या कॉमन बिजनेस है, मतलब कि क्या तीनों एक ही काम कर रहे हैं? जी हाँ, तीनों एक ही काम कर रहे हैं। कौन कौन सा काम है? शूज बिजनेस का। क्या कॉमन बिजनेस का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया? जी हाँ, कॉमन बिजनेस का क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरी कंडीशन देखते हैं, क्या हम तीनों का एक कॉमन पर्पस है? क्या हम तीनों का कॉमन पर्पस है? हर एक इंसान के कॉमन पर्पस ही होता है प्रॉफिट कमाना। यदि हमारा पर्पस प्रॉफिट कमाने का नहीं है तो हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर कवर हो जाएंगे, दैट इज एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात समझिए, जो भी इंसान आइदर सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, या एचयूएफ हो, या कंपनी हो, तो कोई भी बिजनेस फॉर्म हो, यदि आपका पर्पस प्रॉफिट कमाना है तो आप इन चारों यूनिट्स में कवर होंगे, एनपीओ में कवर नहीं होंगे। यदि आपका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है तो आप नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर कवर हो जाएंगे। पहले हम ध्यान देते हैं पार्टनरशिप की तीनों कंडीशन के लिए। क्या एक से ज्यादा इंसान मिलकर बिजनेस कर रहे हैं? जी हाँ। कितने पर्सन है? 3, दिव्यांशु, पलक और अदिति। मोर देन 1 पर्सन का क्राइटेरिया पूरा हो गया, ओके, टिक कर दिया था। दूसरी बात, क्या एक ही काम कर रहे हैं? जी हाँ बच्चों, एक ही काम कर रहे हैं, शूज का कॉमन बिजनेस। क्या हम तीनों को एक ही पर्पस है? जी हाँ, एक ही पर्पस है, प्रॉफिट कमाना। तो थर्ड कंडीशन में हमारी हो गई पूरी। तो अल्टीमेटली हम तीनों किस फॉर्म में आ गए? पार्टनरशिप के फॉर्म में हम कवर हो गए। मेरी बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर है? ठीक है, मतलब कि दिव्यांशु, पलक, अदिति, हम तीनों एक पार्टनरशिप के फॉर्म में कवर हो गए। क्राइटेरिया, हमें तीनों क्राइटेरिया पूरा करना है। यदि एक से ज्यादा पर्सन है ठीक है, लेकिन कॉमन बिजनेस ही नहीं है। बात समझिए, पलक शूज का बिजनेस कर रही है, अदिति फर्नीचर का बिजनेस कर रही है, और मैं एसी का बिजनेस कर रहा हूँ, और हम तीनों ने पार्टनरशिप फॉर्म कर ली शूज बेचने के लिए, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। फिर बात समझिए, पार्टनरशिप होने के लिए एक कॉमन बिजनेस का क्राइटेरिया भी पूरा होना चाहिए। बात क्लियर हो गई इतनी? डाउट? ठीक है, अब देखिए, अब हम तीनों का क्या हो गया? पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, एक्सक्यूज मी। ठीक है, और कॉमन नेम हो गया पलक शूज भंडार। अब क्या हुआ, हम तीनों ने पार्टनरशिप फॉर्म कर ली। टोटल 30 लाख रुपीस की बिजनेस के अंदर फाइनेंस की जरूरत थी। आपको याद होगा, आपने बिजनेस स्टडी के अंदर चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होगा, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसके अंदर हमें कितने रुपए की जरूरत होती है उसी की, तो हम मतलब कि हमें बिजनेस चलाने में कितने रुपीस की जरूरत पड़ती है, हम इसी के बारे में स्टडी करते हैं सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर। अब देखिए, हमें 30 लाख रुपए की जरूरत थी, जिसमें से मैंने ये कहा कि मैं 20 लाख रुपए दे दूंगा, अलग आदित्य ने कहा हमसे 5-5 लाख रुपए हम दोनों भी दे सकते हैं, तो टोटल 30 लाख होगा बिजनेस की टोटल कैपिटल। यदि मैं बात करता हूँ कि पलक ने कितने रुपए लगाए, पलक ने लगाया 5 लाख रुपीस, अदिति ने कितने रुपीस लगाए? 5 लाख रुपीस, और दिव्यांशु ने कितने रुपीस लगाए? 20 लाख रुपीस। तो अब ऐसे कह सकते हैं दिव्यांशु कैपिटल विल बी 20 लाख, पलक कैपिटल विल बी 5 लाख, एंड अदिति कैपिटल विल बी 5 लाख। कितनी बात क्लियर हो गई? कोई Yes, दिक्कत? sir. ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं
और इन तीनों कंबाइन करके बोलेंगे टोटल पार्टनर्स कैपिटल। मतलब कि यदि इंडिविजुअल हम तीनों कौन हो गए, अब मैं भी पार्टनर हूँ, पलक भी पार्टनर है, अदिति भी पार्टनर है, तो दिव्यांशु एक पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल हो गई, पलक भी एक पार्टनर, पलक भी एक पार्टनर कैपिटल हो गई, अदिति भी एक पार्टनर, तो अदिति की कैपिटल ही पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कवर हो गई। और ये 30 लाख क्या हो गया, टोटल पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा बच्चों बताओ कैपिटल किधर आती है, बैलेंस शीट में आती है या P&L अकाउंट में आती है या ट्रेडिंग अकाउंट में आती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में। अब देखिए 30 लाख रुपए की कैपिटल किस में आएगी, आपकी बैलेंस शीट में आएगी। तो ये किस हेड में जाएगी, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर। जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट में लिखते थे कैपिटल, फिर उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, देन करेंट लायबिलिटी, इस तरीके से आप लिखते थे, ठीक वैसे ही इधर कैपिटल वर्ड रिप्लेस हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल से। बात क्लियर है? और जो भी आपकी क्लोजिंग फिगर होगी वो आपकी बाहर मेन 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 आ जाएगी उसके अंदर। अब देखिए मान के चल रहा हूँ 30 लाख टोटल अमाउंट जो कहा जाएगा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा सबसे ऊपर पार्टनर्स कैपिटल, नीचे लिखे जाएगा दिव्यांशु कैपिटल, पलक कैपिटल, अदिति कैपिटल। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? अब चलो आगे बढ़ते। अब हुआ क्या, दिव्यांशु, पलक, अदिति हम तीनों पार्टनर हो गए। हम तीनों ने तीनों क्राइटेरिया पूरा कर दिया। तीनों क्राइटेरिया कौन कौन से थे, हमने पहले देखा, क्या एक से ज्यादा इंसान है? जी हाँ, मोर देन वन पर्सन है। क्या एक ही बिजनेस कर रहे हैं? जी हाँ, एक ही बिजनेस कर रहे हैं, शूज बिजनेस कर रहे हैं। क्या एक ही पर्पस है? जी हाँ बच्चों, एक ही पर्पस है, प्रॉफिट कमाना से। यदि प्रॉफिट कमाना नहीं हुआ तो वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर कवर होगा। इस चैप्टर के अंदर स्टडी उसकी नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए प्लस सिंबल लगा होगा, मतलब कि तीनों कंडीशन पूरी होना जरूरी है, अदरवाइज आप पार्टनरशिप के क्राइटेरिया के अंदर फॉल नहीं करोगे। मेरी बात क्लियर हो गई इतनी? कोई दिक्कत? यस सर। चलो बढ़ते हैं आगे अपन। अब देखिए अब सीन से क्या हुआ, हम तीनों पार्टनर तो बन गए। हम तीनों ने ये कहा ठीक है आज से हम तीनों पार्टनर और हम एक मिलकर बिजनेस करेंगे और बिजनेस का नाम होगा पलक शूज भंडार। इस बिजनेस के अंदर बेसिकली हम करेंगे क्या, हमारा पर्पस है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे किसकी, शूज की। बात क्लियर है इतनी? अब देखिए तो बढ़ते थोड़ा आगे, और अब हुआ कि हम तीनों आ गए। हम तीनों ने बैठ के डील करी, यार एक काम करते हैं, आज से हम बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन दिव्यांशु जो कि मैंने ये कहा यार मेरे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं है, मैं बिजनेस तो आ ही नहीं पाऊंगा, मेरे ऑलरेडी 3 से 4 बिजनेस चल रहे हैं और मेरे को टाइम भी नहीं है, एक्चुअली प्रोफेशनल वैसी हूँ। तो इस चक्कर में मैंने अदिति और पलक से कहा कि मैं बिजनेस नहीं आ पाऊंगा, तो एक काम करना, आप दोनों डेली चले आना, आप दोनों डेली जाके बिजनेस को चलाना, रन करना। ठीक है, अदिति और पलक ये ऑफर के लिए मान भी गए, लेकिन पलक ने ये कहा कि सर कि हम तो डेली बिजनेस जाएंगे और आप तो बिल्कुल भी नहीं आओगे, तो इस चक्कर में हम डेली जाए तो हमें तो सैलरी मिलनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है आपको सैलरी दी जाएगी, पलक को अदिति को दोनों को सैलरी दी जाएगी। तो मैं डिसाइड कर लिया कि मैं सैलरी पे करूंगा पलक को और अदिति को। मैंने ये कहा पलक और अदिति मैं तुमको 20,000 पर मंथ सैलरी दूंगा तुम दोनों को। तो ईयर तो एक साल की कितनी हो गई, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12। पूरे साल में तुम्हें कितने रुपए दूंगा, 2,40,000 रुपए। बात क्लियर हो गई इतनी? और सेम अदिति के लिए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब 2,40,000 की सैलरी मैं अदिति तुमको भी दूंगा। तो टोटल में सैलरी कितनी दूंगा, 4,80,000 की। इनको सैलरी मैं क्यों पे कर रहा हूँ, मैं मतलब बिजनेस, इनको बिजनेस सैलरी क्यों पे करेगी, इसलिए पे कर रही है क्योंकि ये दोनों बिजनेस डेली आ रहे हैं, बिजनेस को रन कर रहे हैं, बिजनेस का ध्यान रख रहे हैं और बिजनेस के अंदर सेल करने में भी हेल्प कर रहे हैं। मैंने तो इनसे ये कह दिया कि साहब मैं एक्टिव पार्टनर नहीं रहूंगा, मैं इनएक्टिव पार्टनर रहूंगा, मतलब कि मैं डेली नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। तो मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, मेरा बिजनेस खोलने का मन भी था, जूतों का भी मन था बिजनेस खोलने के लिए, तो मैंने एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ पैसे लगा के बिजनेस के अंदर छोड़ देता हूँ। तो आप मेरे को इस पैसों के बदले में क्या देना, सपोज करिए यदि मैं 20 लाख रुपए
अपने जूते वाले बिजनेस में नहीं लगाता और मैं उस 20 लाख रुपए की बैंक में एफडी बनवा लेता, तो बैंक मुझे इसके इस 20 लाख के बदले में क्या देती? मेरे को हर साल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करती बैंक मेरे को। बात क्लियर है इतनी? तो फिर क्या हुआ? ठीक है, पल्लव और अदिति ने कहा ठीक है सर, हम आपको क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। इनने ये कहा कि हम आपको आपके रुपए के ऊपर, मतलब आपके 20 लाख के ऊपर आपको 10% की इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, पेड करेंगे। बात क्लियर है? ये बात एक तो सैलरी की बात हो गई और एक बात हो गई हमारी इंटरेस्ट की। इनने क्या कहा कि हम इंटरेस्ट पे करेंगे किसको? दिव्यांशु को। कितना? 20 लाख के 20 लाख के ऊपर 10% की, मतलब कि 2 लाख की क्या होगी, इंटरेस्ट पेमेंट करा जाएगा मेरे को। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन अभी क्या निकला कि ये डिसाइड हुआ कि सैलरी पे करी जाएगी पल्लव को, अदिति को 2,40,000 ईच, मतलब 2,40,000 की पल्लव को दी जाएगी, अदिति को भी 2,40,000 की पे करी जाएगी। मतलब टोटल होगी सैलरी 4,80,000 जो हमारे पार्टनर पल्लव को और अदिति को दी जाएगी, और दिव्यांशु को इंटरेस्ट पे करी जाएगी उसके पैसे के ऊपर 2 लाख रुपए की 10% के हिसाब से। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए फिर बढ़ते थोड़ा सा और आगे। अब हुआ क्या साहब? अब हमने ये डिसाइड करा कि यदि प्रॉफिट हुआ तो फिर कौन हिस्सेदारी बनेगा। मतलब कि सपोज करिए बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, एग्जांपल लीजिए बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये 1 लाख रुपए कितना शेयर दिव्यांशु लेगा, कितना पलक लेगी, कितना अदिति लेगी, ये सब भी तो डिसाइड करा जाएगा। सपोज करिए हमने डिसाइड कर लिया कि जो पलक लेगी, पलक 50% शेयर लेगी, पलक का जो शेयर रहेगा वो 50% रहेगा, अदिति का जो शेयर रहेगा वो 30% रहेगा, और जो दिव्यांशु का जो शेयर रहेगा वो 20% रहेगा। इनने ये डिसाइड किया टोटल 100% होते हैं। मतलब की बात समझिए, यदि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख का 20% दिव्यांशु लेगा, मतलब कि 1 लाख का 20%, 20,000 का प्रॉफिट दिव्यांशु को मिलेगा, पलक को 1 लाख का 50% मिलेगा प्रॉफिट, मतलब कि 50,000, और अदिति को 1 लाख का 30% शेयर मिलेगा, मतलब कि 30,000 रुपीज का शेयर मिलेगा। बेसिकली ऐसा हुआ क्यों? 20% दिव्यांशु ने क्यों रखा, पलक ने 50% क्यों रखा, अदिति ने 30% क्यों रखा? एक्चुअली पलक मार्केट की सबसे पुरानी प्लेयर है, तो पलक को ये भी आइडिया था कि कैसे बिजनेस के अंदर सेल बढ़ाने के लिए ऑर्डर्स हमें मिल सकते हैं। तो इसी चक्कर में अदिति और दिव्यांशु ने मिलकर डिसाइड करा पलक को हम ज्यादा प्रॉफिट देंगे, जिससे कि पलक हमारे पास ऑर्डर्स भी लाएगी, पलक हमसे जुड़ी भी रहेगी। इस चक्कर में मैंने क्या कर दिया, 50% पलक का रख दिया और दिव्यांशु को 20% इसलिए दिया क्योंकि दिव्यांशु तो बिल्कुल बिजनेस के अंदर आते ही नहीं थे। जो रिमेनिंग परसेंट बचे वो मैंने क्या करा, 30% अदिति को दे दिया। इतने में कोई डाउट? नो सर। बढ़ते हैं। ओके चलो बढ़ते थोड़ा सा आगे। ऑडियो वीडियो सही है? यस सर। ओके चलो फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए सपोज फिर मैं आपको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखा रहा हूँ। मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का 1 लाख का 20% किसको मिलेगा, दिव्यांशु को, मतलब कि 1 लाख का 20% कितना होगा, 20,000, 1 लाख का 50% कितना होगा, 50,000 जो पलक को मिलेगा, और 1 लाख का 30%, 30,000 जो अदिति को मिलेगा। बात क्लियर है? अब थोड़ा और बढ़ते हैं अपन आगे। अब हुआ क्या सीन, हमारा जो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट आया, पी&एल से जो नेट प्रॉफिट आता है, जो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया, सपोज करते हैं वो कितना आ गया हमारा, 14,80,000 रुपीज का हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। देखिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ भी जीपीजीएल निकल जाए फिर हम पी&एल अकाउंट बनाते हैं। पी&एल अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया 1480 2 लाख 1680 का, 16,80,000 का हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। इतने में कोई डाउट? अब फिर हम क्या करेंगे, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त ये पी&एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आ गया।
अब क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इस अकाउंट के बारे में अभी हम काफी समझेंगे इस अकाउंट के बारे में। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त अब हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट हमेशा क्रॉस ईयर ट्रांसफर होता है बाय एनपी 16,80,000। क्लियर है इतना? अब फिर हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, मैंने बताया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पार्टनर के सारे एप्रोप्रिएशन आते हैं। मतलब कि पार्टनर को जो भी सैलरी पे करी जाएगी, या जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करी जाएगी, या पार्टनर को जो भी कमीशन पे करा जाएगा, या फिर पार्टनर को कोई भी इंसेंटिव पे करा जाएगा, या फिर पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन पे करी जाएगी, वो सब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कवर करे जाते हैं। अब देखिए, बाय नेट प्रॉफिट आ गया आपका 16,80,000। अब हमारे केस में देखिए कितने पार्टनर थे, दिव्यांशु, पलक और अदिति, ये 3 पार्टनर थे। अब हम क्या कर रहे हैं, पलक को सैलरी दे रहे हैं, अदिति को सैलरी दे रहे हैं। क्या पलक पार्टनर है? हाँ जी, पलक पार्टनर है। क्या अदिति पार्टनर है? जी हाँ, पार्टनर है। तो पार्टनर को देने वाला सारा खर्चा किसमें जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, तो सैलरी, मैं अभी टोटल लिख देता हूँ, पलक को दी जा रही है, अदिति को दी जा रही है। तो मैं टोटल लिख देता हूँ 4,80,000। ठीक है ना, 4,80,000 टोटल सैलरी है। हम जो पलक और अदिति को मिला के दे रहे हैं 4,80,000। और साथ ही साथ एक और खर्चा है जो दिव्यांशु को पे करा जा रहा है। दिव्यांशु भी पार्टनर है। वो खर्चा क्या है, इंटरेस्ट का, 2 लाख रुपीज का। इंटरेस्ट कितने हुए, 2 लाख रुपीज की। 16,80,000 का नेट प्रॉफिट है, 4,80,000 की सैलरी हो गई, 2 लाख की आपके इंटरेस्ट हो गई। तो अल्टीमेटली इन सारे खर्चे को काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। मतलब बात समझिए, सारे खर्चे पार्टनर, इवन पार्टनर को पेमेंट करने के बाद जो भी हमारे पास बचता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। तो हमारे केस में देखिए 16,80,000 का नेट प्रॉफिट आया, 4,80,000 की सैलरी पे कर दी और 2 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। तो कितना बच गया हमारे पास, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन बच गया 10 लाख रुपीज का। मतलब बात समझिए, 10 लाख रुपए का बच गया नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। अब जो ये प्रॉफिट आया है, अब इस प्रॉफिट का क्या होगा, ये सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। मतलब कि दिव्यांशु को मिल जाएगा, पलक को मिल जाएगा और अदिति को मिल जाएगा। टोटल कितने रुपए मिलेंगे, 10 लाख रुपीज मिल जाएंगे हम तीनों को। जिसमें से दिव्यांशु को कितना मिलेगा, प्रॉफिट का 20%। 10 लाख का 20% कितना आएगा, 2 लाख जो दिव्यांशु को मिलेगा। पलक को कितना मिल जाएगा, 10 लाख का 50% 5 लाख। और 50 लाख, हाँ 5 लाख। 5 लाख। अदिति को मिलेगा 10 लाख का 30% 3 लाख। तो टोटल 10 लाख हो गया। जी हाँ, 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख, टोटल हो गया आपका 10 लाख। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सीन में ट्विस्ट आया। अब हुआ क्या, अदिति हल्ला करने लग गई पलक के ऊपर। इसने क्या करा, इसने कहा कि पलक, तुम्हें 50% प्रॉफिट हम जो दे रहे थे वो क्यों दे रहे थे, क्योंकि तुम मार्केट से ज्यादा ऑर्डर्स लेकर आओगी। लेकिन इस बार ऑर्डर तुम नहीं लेके, मैं लेके आई हूँ सारे ऑर्डर, तो तुम्हें 50% प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। अदिति और पलक में हो गई लड़ाई। ठीक है, अब हुआ क्या, इन दोनों में लड़ाई हो रही थी, बीच में मैं भी आ गया, मैं भी लड़ाई करने लग गया। मैंने कहा कि भाई साहब मेरे को भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, यदि मैं पैसे नहीं लगाता 20 लाख रुपए तो अब बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करते। और अदिति कह रही है कि ऑर्डर मैं लेके आई तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, पलक तुमको कम मिलेगा। तीनों अपनी बात पर अड़ गए, तीनों में लड़ाई हो गई। अब कोई एविडेंस नहीं मिला। अब ये तीनों क्या गए, लड़ाई को सॉल्व करने के लिए या डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए तीनों पहुंच गए कोर्ट के पास। तीनों ने कोर्ट में ये कहा कि जज साहब 10 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 10 लाख रुपए में से 50% मुझको मिलना चाहिए। पलक ने कोर्ट में ये कहा कि जज साहब 10 लाख में से 5 लाख का प्रॉफिट का हिस्सा मेरा है, मेरे को मिलना चाहिए। लेकिन अदिति और दिव्यांशु दोनों हल्ला कर रहे हैं, कि दोनों कह रहे हैं कि तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे।
हम तीनों में लड़ाई हो रही है, जज साहब के सामने भी। जज साहब ने एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या कोई प्रूफ है पलक तुम्हारे पास कि तुमको 50% प्रॉफिट मिलना चाहिए? पलक ने कहा कि जज साहब मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। बात क्लियर हो गई इतनी? तो जज साहब ने क्या कहा कि तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो फिर प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए? तो जज साहब ने कंक्लूजन दिया कि प्रॉफिट फिर इक्वली बंटना चाहिए। आप खुद देखिए, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट था, तीनों में डिस्प्यूट हो रहा था, तीनों गए कोर्ट में, गए कोर्ट में डिसीजन आया कि आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि प्रॉफिट पल्लव को 50% मिल रहा है, दिव्यांशु को 20% मिलेगा या अदिति को 30% मिलेगा। आपका कोई भी एविडेंस नहीं है इस बात को प्रूव करने के लिए। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने डिसीजन ये कहा कि साहब यदि कोई भी एविडेंस नहीं है और 10 लाख का प्रॉफिट भी आप तीनों का है, मतलब कि पलक, आदित्य, दिव्यांश, तुम तीनों का ही प्रॉफिट है, टोटल 10 लाख का है, मिलना भी तुम्हें ही चाहिए, लेकिन तुम्हें कैसे मिलेगा? आप इक्वली, मतलब कि 1/3, 1/3, 1/3 कि टोटल प्रोपोर्शन आपका 1 होता है, तो इससे 1/3, 1/3, 1/3, मतलब बात समझे, 10 लाख का प्रॉफिट है, 1/3 की बात करते हैं अपन, 10 लाख का 1/3 कितना होगा? देखो 3,33,333 होगा अप्रोक्स, यही होगा ना, 3,33,333, तीनों को इतना इतना मिलना चाहिए। अब प्रैक्टिकली देखिए इस एग्जांपल के अंदर राउंड ऑफ के चक्कर में लास्ट में 4 लिख दिया है। अब प्रैक्टिकली सोचिए, क्या पलक खुश हो रही होगी? पहले जो 5 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, 3,33,000 के अप्रोक्स इसको प्रॉफिट मिल रहा है, ये रो रही होगी इस केस में। लेकिन दिव्यांशु हुआ या अदिति हुई, हम दोनों खुश हो रहे हैं क्योंकि हम दोनों को, मेरे को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था, अब 3,33,000 के अप्रोक्स का प्रॉफिट हो रहा है और अदिति को भी 33,000 से प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। इस केस के अंदर पलक रो रही होगी, इसलिए रो रही होगी क्योंकि इसका नुकसान हो गया। बेसिकली डिस्प्यूट हुआ तो सही, लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं। हमने ऐसा करा ही क्यों था स्टार्टिंग में? इसका रीजन ही क्या था? हमने क्या करा, ओरली सब चीज को डिसाइड कर लिया। हमने कह दिया कि आज से पलक, अदिति, दिव्यांशु ये तीनों पार्टनर हुए, तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे, एक ही बिजनेस करेंगे जूते बेचने का, और जो भी सैलरी होगी वो होगी 2,40,000, 2,40,000 मतलब टोटल 4,80,000 आएगी सैलरी होगी अदिति और पलक को मिलाकर, और दिव्यांशु को 2 लाख की इंटरेस्ट पे करी जाएगी, और जो भी प्रॉफिट दी जाएगा 20%, 50%, 30%, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमने ओरली सब कुछ डिसाइड कर लिया। हमने ओरली डिसाइड क्यों करा? बेसिकली हमने क्या करा, हमने अपना खर्चा बचा लिया। एक्चुअली जो हम, जैसे कि डीड बनाई जाती है वो स्टाम्प पेपर पर बनाई जाती है। स्टाम्प पेपर आपने उसके बारे में सुना होगा क्लास 11th के अंदर, आपने नेगोशिएट बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है, उसके अंदर जब हम बिल ड्रॉ करते हैं तो वो भी आपका स्टाम्प पेपर के ऊपर ड्रॉ करा जाता है। मेरी बात समझिए, हमने ये ओरल एग्रीमेंट करा ही क्यों? बेसिकली इस ओरल एग्रीमेंट का पर्पस था कॉस्ट बचाना। देखिए सपोज करिए स्टाम्प पेपर 1,000 रुपए के आ गए, जिसपे 100 रुपए की ब्रोकरेज चलेगी, जिससे हम स्टाम्प पेपर खरीदते हैं उसको हमने 100 रुपए की ब्रोकरेज दे दी, तो 1,100 रुपए के स्टाम्प पेपर का खर्चा हो गया। सीए के 4,000 रुपए का खर्चा हो गया जो पार्टनरशिप डीड बनाएगा। कम से कम 5-6 हजार रुपए बचाने के चक्कर में हमने क्या करा, एक ओरल एग्रीमेंट हमने कर लिया। अप्रोक्सीमेट 6,000 रुपए हमने बचाए और हमने क्या करा, एक ओरल एग्रीमेंट कर लिया। जिससे क्या हुआ, ओरल एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन बाद में डिस्प्यूट अराइज होकर हम तीनों में लड़ाई होने लग गई, और इस वजह से कोर्ट ने फिर डिसीजन दे दिया कि आप तीनों इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखिए यदि तीनों में लड़ाई नहीं होती तो ओरल एग्रीमेंट बेटर है। यदि तीनों में लड़ाई हो गई, इसमें पलक का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसको 5 लाख रुपए मिल रहे थे उसको 3,33,000 रुपए मिलने से उसको बहुत नुकसान हुआ इस केस के अंदर। बेसिकली इसका रीजन क्या था, आपने अपनी पार्टनरशिप डीड को बनाने का खर्चा बचा लिया अप्रोक्सीमेटली 6 to 7,000 रुपीज, लेकिन बिजनेस में लड़ाई हुई, हम तीनों में लड़ाई हुई और हमारा बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया। जिससे क्या हुआ, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। बंद होने को बोलते डिसॉल्व, डिसॉल्व।
हम तीनों का एक बिजनेस नेम था पलक शूज भंडार, वो क्या हो गया, बंद हो गया। रीजन क्या था, तीनों में डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे थे। इतने में कोई डाउट? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, फिर देखते हैं अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि डिस्प्यूट ना हो। तो पार्टनरशिप एक्ट ने एक और सॉल्यूशन दिया। उनने ये कहा कि आप एक काम करिए, जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप तीनों पार्टनर डिसाइड करना चाह रहे हो उसको एक पेपर पे लिख लीजिए, उसको एक पेपर पर लिख लीजिए। वो पेपर साधारण पेपर नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम स्टैम्प पेपर। जो आपको रजिस्ट्रार जो आपको तहसील से आपको मिलेगा वो पेपर, उसको बोलेंगे स्टाम्प पेपर। और स्टाम्प पेपर को खरीदने के लिए आपको स्टाम्प ड्यूटी भी पे करनी होती है। मेरी बात समझिए, हमने इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ढूंढा कि एक काम करते हैं, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन हम तीनों के बीच में हो रही है उसको हम क्या करते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिखवा देते हैं। जिससे कि क्या होगा, कभी भी लड़ाई हो हम उस स्टाम्प पेपर को दिखाएंगे और उसके बेस पर लड़ाई को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। सपोज करिए अभी हमारे सीन में, पहले वाले सीन में क्या हुआ, कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं था, ये सब मुंह जवानी एग्रीमेंट हो गए। मतलब कि ये सारे एग्रीमेंट ओरल एग्रीमेंट हो गए आपके, या फिर बोले इसको वर्चुअल एग्रीमेंट हो गए। मतलब कि हम तीनों बैठ गए आराम से और तीनों ने ये कहा कि हम तीनों 20%, 50%, 30% प्रॉफिट शेयर करेंगे। अलग आदित्य 2,40,000 है, 2,40,000 की सैलरी लेगी और दिव्यांशु 2 लाख का इंटरेस्ट लेगा। ये हमने ओरली एग्रीमेंट कर लिया। इस केस में हमारी लड़ाई हो गई, हम कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने सिंपल कह दिया आप सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप कोई एविडेंस नहीं था, इसी वजह से लड़ाई ना हो, पार्टनरशिप बंद ना हो। इस चक्कर में पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने एक और सॉल्यूशन प्रोवाइड करा। इस एक्ट ने ये कहा कि आप एक रिटन एग्रीमेंट फॉर्म करो। उस रिटन एग्रीमेंट को हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। मतलब कि पार्टनरशिप एक्ट ने 2 ऑप्शन रखे आपके पास, आप चाहो आप ओरल एग्रीमेंट कर लो, एक चाहो तो आप रिटन एग्रीमेंट कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन आज के सिनेरियो को देखकर ओरल एग्रीमेंट फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में लड़ाइयां बहुत ज्यादा होती है। इस चक्कर में ओरल एग्रीमेंट होगा, पार्टनरशिप पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। इस चक्कर में लोग वो क्या करते हैं, आज के टाइम में 99% पीपल प्रेफर करते हैं रिटन एग्रीमेंट को। बात क्लियर है इतनी? लेकिन ध्यान देना है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने 2 ऑप्शन रखे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करने के लिए। इधर टर्म्स एंड कंडीशन किसको बोला जा रहा है कि किस पार्टनर को क्या मिलेगा, कितना प्रॉफिट उसको मिलेगा, कितना नुकसान उसको बियर करना पड़ेगा। अल्टीमेटली पार्टनर के बीच में होने वाले सारे एप्रोप्रिएशन, मतलब कि पार्टनर कहाँ रहता है, मतलब पार्टनर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप आइदर ओरली भी कर सकते हो और रिटन भी कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब होता है जो जो पार्टनर का दोगे, पार्टनर से लोगे, या और भी कोई अदर एडजस्टमेंट जो पार्टनर के साथ करने हैं, उन सबको बोलेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन हम चाहे तो ओरली भी कर सकते हैं या रिटन भी कर सकते हैं। ध्यान देना, मैंडेटरी नहीं है रिटन। एक एमसीक्यू बनता है आपका, क्या पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी है? नहीं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ऑप्शन दे रखा है पार्टनर्स के ऊपर कि आप चाहो तो ओरल एग्रीमेंट कर लो कि आप चाहो तो रिटन एग्रीमेंट कर लो। अल्टीमेटली रिटन एग्रीमेंट करना कोई भी मैंडेटरी नहीं है। रिटन एग्रीमेंट लेकिन फ्रूटफुल क्यों है? रिटन एग्रीमेंट फ्रूटफुल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। मेरी बात क्लियर है? फिर चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इस सीन में देखिए अब क्या हुआ, हमने एक रिटन एग्रीमेंट कर लिया। रिटन एग्रीमेंट का मतलब होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपका स्टाम्प पेपर है, ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगी होती है आपकी, इधर स्टाम्प ड्यूटी लगी होती है, स्टाम्प पेपर है आपका। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है कि मैं दिव्यांशु किसका बेटा हूँ, मेरी एज क्या है और मैं फर्स्ट पार्टनर हूँ।
फिर सेकंड लिखा जाएगा मैं पलक, मेरी एज क्या है, मैं किसकी बेटी हूँ या किसकी वाइफ हूँ, जो भी एक्स्ट्रा हम कुछ भी लिख सकते हैं। सेम ऐसे अदिति के लिए, मैं अदिति, एज क्या है और किसकी बेटी है या फिर किसकी डॉटर है, किसकी वाइफ है और कहाँ की, और साथ ही साथ ये भी लिखा जाएगा दिव्यांशु का फर्स्ट पार्टनर, पलक के आगे सेकंड पार्टनर, अदिति के आगे थर्ड पार्टनर। हम तीनों का नाम लिखा जाएगा, फादर्स नेम लिखा जाएगा, एज लिखी जाएगी और हम तीनों का एड्रेस लिखा जाएगा कि हम तीनों कहाँ कहाँ रहते हैं और हम तीनों कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस का नेम क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे हमारे बिजनेस का नेम था पलक शूज भंडार, बिजनेस का नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ शूज। और बिजनेस कहाँ पे करेंगे, बिजनेस का एड्रेस लिखा जाएगा, बिजनेस के अंदर कितने पार्टनर्स होंगे वो भी लिखा जाएगा। अब सपोज करिए 3 पार्टनर है, पलक ने कहा कि आज से मेरा मन नहीं है, मेरा काम करने का मन ही नहीं है, मैं काम करना नहीं चाहती, मतलब मैं बिजनेस छोड़कर जा रही हूँ, रिटायरमेंट ले रही हूँ बिजनेस से। तो इस केस में क्या होगा, कि सपोज करिए किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो इस केस में क्या होगा, ये सारी बातें हम पार्टनरशिप डीड के अंदर कवर करते हैं। मेरी बात समझिए, यदि टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर के बीच में ओरल हो रही है तो उसको बोलते हैं हम ओरल एग्रीमेंट। यदि टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनर्स के बीच में रिटन फॉर्म में हो रही है तो उसको बोलेंगे हम पार्टनरशिप डीड। हम समझते हैं फिर दोबारा, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस। मेरी बात क्लियर हो गई इतनी, कोई भी दिक्कत? नो सर। ओके, बढ़ते थोड़ा और आगे। कोई डाउट इतने में किसी को अभी तक? चलो आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। सपोज करिए पहले सीन के अंदर ही यदि हम रिटन एग्रीमेंट कर लेते तो क्या ये डिस्प्यूट अराइज होता? नहीं होता। हम तीनों कोर्ट के पास जाते, कोर्ट हमसे पूछता क्या कोई एविडेंस है, हम कहते कि साफ सरकारी द्वारा बनाया हुआ पेपर, मतलब स्टाम्प पेपर में लिखित ये सब जो टर्म्स एंड कंडीशन है जिस पर दिव्यांशु ने साइन करे हैं, पलक ने साइन करे हैं, अदिति ने साइन करे हैं और 2 गवाहों ने भी साइन करे हैं। इस पे गवाह मतलब जो ये बता रहे हैं कि तीनों पार्टनर हैं, 2 गवाहों के भी साइन करे जाते हैं एज ए एविडेंस। हम क्या करेंगे, कोर्ट में जाके पार्टनरशिप डीड दिखा देंगे। तो इस बेस पर कोर्ट भी कहेगा पार्टनरशिप डीड में जो भी बात लिखी हुई है कृपया आप उस बातों को फॉलो करिए। मतलब कि 20% प्रॉफिट दिव्यांशु को मिलना चाहिए, 50% पलक को मिलना चाहिए, 30% अदिति को मिलना चाहिए। बताइए इतनी बात क्लियर? कोई भी डाउट? क्या अदिति तो नहीं है वेटिंग रूम में? होप सो सबको इतना क्लियर हो गया होगा। यस। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। अल्टीमेटली फिर अभी तक कंक्लूजन क्या निकला, अभी भी 1 मार्क्स का एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पार्टनरशिप डीड या फिर छोड़िए, क्या पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटन होना मैंडेटरी है या नहीं है? नहीं, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 provides 2 options, either make a written agreement or a oral या फिर वर्चुअल एग्रीमेंट। बात क्लियर हो गई? मतलब कि एग्रीमेंट 2 हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट। यदि रिटन फॉर्म में कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है और उससे हम एक रिटन जो पेपर होगा जिस पेपर पर हम टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे उस पेपर को अपन बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर कौन है, पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर कहाँ रहता है, उसकी एज क्या है, उसके फादर का नेम क्या है या उसकी मदर का नेम क्या, जो भी हो पार्टनर के साइन होंगे। पार्टनर क्या बिजनेस करने वाले हैं, कौन कितने रुपए लगा रहा है, जैसे मैंने 20 लाख रुपए लगाए, अदिति ने 5 लाख रुपए लगाए, पलक ने 5 लाख रुपए लगाए, कौन कितने रुपए लगा रहा है, किसको इंटरेस्ट मिलेगी, किसको सैलरी मिलेगी, और कौन सा पार्टनर बिजनेस डेली आएगा, कौन सा पार्टनर बिजनेस नहीं आएगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा, यदि नुकसान हुआ तब कितना शेयर होगा,
मेरी बात समझ में आ रही होगी सबको। अब फिर क्या होगा, पार्टनर साइन करेंगे कि हम भी एग्री कर रहे हैं इन बातों पर। यदि रिटन में कोई भी एग्रीमेंट हो जाए हम उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। अल्टीमेटली पार्टनरशिप डीड का मतलब समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनर के बीच में डिसाइड हुई है। यदि वो डीड, यदि पार्टनरशिप ओरल बने तो उस केस में पार्टनरशिप डीड की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अल्टीमेटली ओरल एग्रीमेंट के अंदर डिस्प्यूट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसी चक्कर में 99% पीपल रिटन एग्रीमेंट प्रेफर करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे ओरल एग्रीमेंट ज्यादा चला करते थे, लेकिन आज के टाइम पे नहीं चलते वो ज्यादा। अब देखिए फिर आगे, इतना तो हमें समझ में आ गया। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन का मतलब कि पार्टनरशिप आइदर रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए ओरल एग्रीमेंट में जब लड़ाई होगी तब प्रॉब्लम होगी, यदि लड़ाई नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है। हमारे पहले वाले केस के अंदर देखिए, हम तीनों में लड़ाई हो रही थी। यदि हम तीनों में लड़ाई नहीं होती, हम तीनों ही एडजस्ट करने को तैयार हो जाते, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आती। अल्टीमेटली बात समझिए, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर और सिंपली समझिए, यदि यदि कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं है और कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो उस केस के अंदर कोर्ट ने अपने कोर्ट ने पार्टनर के हेल्प के लिए कुछ बातें, इनमें कुछ प्रोविजंस पहले बता दिए हैं। मतलब कि बात समझिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या फिर ओरल एग्रीमेंट या फिर वर्चुअल एग्रीमेंट, वर्चुअल मतलब मुंह जबानी जो भी एग्रीमेंट करे जा रहे हैं, इस केस के अंदर यदि कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो इस केस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। मेरी बात समझिए, सपोज करिए बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 9 लाख रुपए का और हम तीनों के बीच में एग्रीमेंट था, हम तीनों में लड़ाइयां हो रही थी, तो कोर्ट ने एक डिसीजन दे, मतलब कि हम तीनों के बीच में ओरल एग्रीमेंट था और लड़ाइयां हो रही थी, तो कोर्ट ने ये कहा कि आप प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप तीनों पार्टनर इक्वली 1/3, 1/3 और 1/3। और सपोज करिए प्रॉफिट आपका 9 लाख रुपीज था, तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख। मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। अल्टीमेटली बात समझिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और ओरल एग्रीमेंट और a virtual agreement, there will be some provision for distributing of profit, either salary or any remuneration which is paid to partners। मेरी बात समझिए दोबारा। अब सपोज करिए तो प्रॉफिट पर लड़ाई नहीं हो रही, इधर तो दिव्यांशु ने हल्ला बोल दिया कि पलक तुम तो बिजनेस तो बहुत बीच बीच में बहुत दिन नहीं आए हो, जिससे कि जो तुम्हें 2,40,000 से आगे तुम्हें सैलरी मिल रही है, तुम्हें 2,40,000 की सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हें सिर्फ 2 लाख रुपए की सैलरी मिलनी चाहिए। और अदिति तुमको भी 2,20,000 रुपए की सैलरी मिलनी चाहिए, 2,40,000 की सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। अब क्या हो गया, सैलरी में लड़ाई हो गई। अब फिर हम फिर कोर्ट के पास गए, कोई रिटन एग्रीमेंट था नहीं, तो कोर्ट ने फिर ये कहा कि साहब यदि कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं है और सैलरी में भी लड़ाई हो रही है, तो कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी पार्टनर को कुछ भी सैलरी नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट भी नहीं और लड़ाइयां भी हो रही है। तो बात समझिए, जो 16,80,000 रुपए को जो आपका एनपी आया था, जिसमें से आपने 4,80,000 की सैलरी दे दी और 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया, अल्टीमेटली आपको नेट प्रॉफिट कितना बच गया, 10 लाख रुपीज का आपका नेट प्रॉफिट बच गया। अब हुआ क्या, हमने सैलरी को लेकर दिव्यांश ने हल्ला कर दिया कि तुम्हें इतनी सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, और तीनों के बीच फिर लड़ाई हो गई सैलरी को लेकर। और पलक और आदित्य ने कहा कि दिव्यांशु को 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट नहीं मिलनी चाहिए। हम तीनों में लड़ाई हो रही इन चीजों को भी लेकर। हम तीनों कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने कहा क्या कोई रिटन एग्रीमेंट है, हम तीनों ने कहा बिल्कुल नहीं है जज साहब रिटन एग्रीमेंट। तो जज साहब ने क्लियर कट एक ऑर्डर दे दिया कि कुछ भी चीज नहीं दी जाएगी, मतलब कि ना ही पलक और आदित्य को सैलरी मिलेगी, ना ही दिव्यांशु को इंटरेस्ट मिलेगा। तो अल्टीमेटली 16,80,000 का नेट प्रॉफिट हुआ, ना ही 4,80,000 का आपको कोई भी सैलरी देगी, ना ही आपको कोई भी 2 लाख रुपए की, ना आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगी। तो अल्टीमेटली आपका जितना नेट प्रॉफिट है 16,80,000 का, वही 16,80,000 का नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन आ जाएगा। और फिर इसका क्या होगा,
कोर्ट कह देगा कि तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, मतलब कि 1/3, 1/3 और 1/3। अब सोचिए 16,16,80,000 को 1/3 कितना हो गया, कितना हो गया 5,60,000, मतलब समझिए 5,60,000 रुपीज तीनों पार्टनर को पे करा जाएगा। 5,60,000 रुपीज दिव्यांशु को दिया जाएगा, 5,60,000 रुपीज पलक को दिया जाएगा, 5,60,000 रुपीज अदिति को दिया जाएगा। आई थिंक मेरी बात क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आ गई होगी आप सबको। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली डिसीजन क्या निकला, कोर्ट ने ये कहा यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर ओरल एग्रीमेंट है या फिर वर्चुअल एग्रीमेंट है और पार्टनरों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो कोर्ट ने ये कहा कि सब प्रॉफिट तो आपको इक्वली दिया जाएगा, लेकिन आपको कोई भी सैलरी नहीं पे करी जाएगी, कोई भी रेम्यूनरेशन पे नहीं करा जाएगा। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी होता है एक टाइप से, सैलरी और कमीशन। कोई भी रेम्यूनरेशन पे नहीं करा जाएगा, ना ही किसी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट पे करा जाएगा यदि कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है पार्टनर्स के ऊपर। बात क्लियर है। अल्टीमेटली फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोर्ट ने डिसीजन दे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और ओरल एग्रीमेंट और वर्चुअल एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। मींस 3 पार्टनर है तो 1:1:1:1, मतलब 1/3 1/3 1/3। अब एक क्वेश्चन फिर आ रहा है मेरे दिमाग में कि 9 लाख रुपए का सर यदि नुकसान हो गया तो फिर कौन सा पार्टनर कितना बियर करेगा। हर पार्टनर 1/3 बियर करता जाएगा। जैसे 3 लाख रुपए दिव्यांशु बियर करेगा, 3 लाख रुपए पलक बियर करेगी, 3 लाख रुपए का अदिति भी बियर करेगी लॉसेज। जैसे पार्टनर प्रॉफिट में हिस्सेदार है, ठीक वैसे ही पार्टनर लॉस को भी बियर करेगा। बात क्लियर हो गई होगी इतनी। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ओरल एग्रीमेंट, वर्चुअल एग्रीमेंट, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली इफ देयर विल बी एनी डिस्प्यूट। सेकंड बात, नो रेम्यूनरेशन लाइक सैलरी, कमीशन और एनी अदर पेमेंट अदर देन रेंट विल बी पेड टू पार्टनर नॉट पेड। मतलब कि कुछ भी रेम्यूनरेशन पार्टनर को पे नहीं करा जाएगा। अल्टीमेटली बात समझिए, इनने क्या करा है, इनने ये कहा कि कोई भी एप्रोप्रिएशन वाले आइटम्स हैं इनको हम पे नहीं करेंगे सिवाय प्रॉफिट को छोड़कर। कोई प्रॉफिट क्या होगा 1:1:1, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट के हिस्से तो हम तीनों ही पार्ट नहीं दोगे, प्रॉफिट और किसको मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यदि हमें कोई भी ना सैलरी मिल रही है ना इंटरेस्ट मिल रही है तो इसका पेमेंट भी किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट ऑफ ऑल एप्रोप्रिएशन के अंदर, और इसका टोटल हमको पेमेंट मिल जाएगा 1/3 1/3 और 1/3। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं अभी थोड़ा सा और P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। हमने ये कहा कि सर P&L अकाउंट तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। और समझते हैं अपन, P&L अकाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का होने का मतलब क्या है, भले ही नुकसान हो, इवन देयर विल बी अ लॉस वी हैव टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। मेरी बात समझिए, सपोज करिए दिव्यांशु, पलक, अदिति, हम तीनों कौन है, पार्टनर है, और हमारे यहाँ पर एम्प्लॉई है, सपोज करिए मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, ये तीनों कौन है हमारे यहाँ पर एम्प्लॉई। अब आप समझ गए होंगे, पार्टनर को यदि कोई भी सैलरी या रेम्यूनरेशन कुछ भी पे करा जाता है वो हम किस में ट्रांसफर करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। लेकिन हम अपने यदि एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट करते हैं, आइदर सैलरी हो,